सवाल यह है कि क्या सरमायादारी निज़ाम ने जदीद साइंस को पैदा किया, जदीद साइंस ने सरमायादारी निज़ाम को पैदा किया? मेरा जवाब यह है कि दोनों ने एक दूसरे को पैदा नहीं किया। यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोसेस था जिसके तहत मॉडर्न साइंस पैदा हुई, जिसका सरमायादारी निज़ाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। जब आप देखते हैं मॉडर्न साइंस की शुरुआत, कार्ल सेगन की वो खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री सीरीज है कॉस्मोस, उसको देखें तो आपको नजर ये आता है कि जो साइंस की इर्तिका है वो सिर्फ और सिर्फ तहकीक की इर्तिका के नतीजे में हुई। उसका उस जमाने के अंदर मुआशी निज़ाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो किसी भी मुआशी मुफाद के लिए ये काम कर ही नहीं रहे थे, अपनी दिलचस्पी के लिए कर रहे थे। और अक्सर व बेशतर लिहाजा वही लोग कर सकते थे जो कुछ हवाले से जिनके पास को दो चार पैसे दाने थे, क्योंकि गरीब लोग तो इतने गरीब थे कि वो साइंसी तहकीक कर नहीं सकते थे। तो गैलीलियो ने जो मिसाल तौर पे चीज़ें की, उसके पीछे कोई एज सच इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं नजर आते, उसकी एक क्यूरोसिटी नजर आती है। वो समझना चाहता था, चीज़ों को बेहतर समझना चाहता था। इसी तरह ब्रूनो कि कोई मुआशी मुफादात नहीं हमें नजर आते, केपलर के कोई मुआशी मुफादात नहीं हमें नजर आते। ना हमें यह नजर आता है कि ब्रूनो को, केपलर को, गैलीलियो ने को किसी तबके ने सपोर्ट किया किसी इस मकसद के लिए कि हम इसमें से मुनाफा कमाएंगे, बल्कि अर्ली साइंटिफिक डिस्कवरीज की कोई मां सवाए टेलीस्कोप के बाकी अर्ली साइंटिफिक डिस्कवरीज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू थी ही नहीं। इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है कि गैलीलियो ने जो है वो जुपिटर के और चांद डिस्कवर कर लिए? इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है कि गैलीलियो ने मजीद और कोई प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए? कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अगर सोलर सिस्टम में पहले समझते थे कि 5 प्लैनेट्स है ना, तो अब गैलीलियो ने बताया कि नहीं 2 और हैं, तो उससे मुआशी निज़ाम को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो जो साइंटिफिक प्रोसेस है, हम कहीं पे भी हो, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं कैपिटलिज्म के अंदर भी जो साइंटिफिक प्रोसेस है उस पर असरअंदाज जरूर होती है मईशत, इस सेंस में कि सरमायादार ये फैसला कर सकते हैं मिसाल के तौर पे कि सोवियत यूनियन जब स्पेस एज में जा रहा था तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट ने ये सोचा, उनकी हुकूमत ने, कि हम भी नासा को फंडिंग करें और चांद पे अपना बंदा पहुंचाएं, क्योंकि यूरी गागारिन तो स्पेस पे पहुंच गया है, तो हम चांद पे बंदा पहुंचा देते हैं। ठीक है। क्या इकोनॉमिक वैल्यू थी? 0। उनको पता था कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। कैनेडी को अच्छी तरह से पता था, पॉलिटिकल वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। अब देखें, आज आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क साहब जो हैं वो रॉकेट खरीद रहे हैं कि मैं रॉकेट भेजूंगा मार्स। हुकूमतें कहां हैं? खत्म। हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है, सोवियत यूनियन ने जब से स्पेस एक्सप्लोरेशन खत्म की है, तो अमेरिका ने कहा है कि अब हमें जरूरत क्या है इतने पैसे खर्च करने की स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आखिरी जो ग्रेट प्रोजेक्ट था स्पेस एक्सप्लोरेशन का, वो था वो जो उन्होंने स्पेस स्टेशन मीर बनाया था सोवियत यूनियन ने। उसके बाद कोई बड़ा मिशन ही नहीं गया, ना चांद पे गया ना कहीं और गया, कोई बड़े मिशन ही नहीं हो रहे। पिछले 30 सालों से कोई बड़े मिशन नहीं हो रहे। 60 से लेके 90s तक 20 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर इतने मिशन हुए कि हैरान रह गई दुनिया। अब कुछ हो ही नहीं रहा। अब प्राइवेट कैपिटलिस्ट ये कह रहा है कि मैं रॉकेट खरीदूंगा। किससे खरीदेगा? सोवियत यूनियन से, रशिया से, पुराने सोवियत रॉकेट्स को खरीद रहा। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे असरअंदाज जरूर हो सकती है, मगर वो जो तहकीक है उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बुनियाद पे नहीं होता। वो जो इनोवेशन है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। आइंस्टाइन की डिस्कवरी की क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? 0। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की या ब्लैक होल्स में क्या होता है, किस तरह टाइम डायलेशन होती है, इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है यार? कुछ भी नहीं है। दुनिया तो बदल दी ना उसने। और आइंस्टाइन की डिस्कवरी या उसकी बायोग्राफी कभी पढ़े, वो क्लर्क था। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वो एक क्लर्क था, दफ्तर में बैठता था और वहां पे दफ्तर में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी उनको पेटेंट करता था, यानी उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइन करके, दस्तखत करके फाइल कर देता था बस। और उसके पास बेतहाशा वक्त होता था वेस्ट करने का, तो उसको शौक था। उसने कहा चलो मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ। अंदाजा करें आप, उसने ना सिर्फ फिजिक्स पढ़ी, उसने फिजिक्स ही सारी तब्दील कर दी। तो अपने दफ्तर में बैठे हुए, क्लर्क बैठा हुआ है दफ्तर के अंदर, सोचे वो बैठ रहा है, उसके बाद टाइम वेला बैठा हुआ है, वो क्लॉक टावर को देखता था। वहां पे क्लॉक टावर थी दूर,
क्लॉक टावर को देख के वो कहता था कि मेरे उस क्लॉक टावर से रोशनी निकलती मेरी आंखों पर तक आती है। शाम को मैं ट्रेन लेके जाता हूँ, जब मैं ट्रेन लेके जाता हूँ, क्या जब मैं उस क्लॉक टावर की तरफ जा रहा होता हूँ तो वो रोशनी ज्यादा तेजी से मेरी तरफ आती है, या जब मैं क्लॉक टावर से दफ्तर आ रहा होता हूँ तो क्या वो रोशनी ज्यादा तेजी से मेरी तरफ आती है ताकि मैं उसको देख सकूं? अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की तरफ पे ट्रेवल कर रहा होता तो क्या मुझे क्लॉक टावर मेरे लिए गायब हो जाती? क्योंकि लाइट मुझे पकड़ ही ना सकती, क्योंकि मैं भी स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा हूँ, क्लॉक टावर से जो लाइट निकल रही है वो भी स्पीड ऑफ लाइट पे निकल रही है, तो क्या क्लॉक टावर गायब हो जाएगी? कितनी अजीब और गरीब किस्म की बात है। अपने दफ्तर में बैठ के ये सोच रहा है ये बंदा, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है इस बात की? लोगों ने कहना था, उसकी माँ ने प्रॉब्लली कहा होगा उसे, आइंस्टाइन पुत्र को काम कर की कर रहे हैं तू, को ब्याह भी करा ले अपना, को पुत्र शुत्र पैदा कर की कर रहे हैं, यही कहा होगा ना। तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। तो कार्ल मार्क्स की इतनी ग्रेट डिस्कवरी है, जीरो इकोनॉमिक वैल्यू इस सेंस में कि लाइब्रेरी में वो बैठता था रोज, लंदन की लाइब्रेरी में, वहां इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी जा रहा है, गुर्बत में मर गया। तो बहुत सारे जो अर्ली साइंटिस्ट हैं वो तो बेचारे सारे गुर्बत में मरे हैं, जो इनोवेटर्स थे। इवन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एप्पल वाला मामला है सारा, तो ये एप्पल कंप्यूटर वगैरह जो है ये स्टीव जॉब्स ने तो बनाया ही नहीं, ये तो स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था। स्टीव जॉब्स को तो कंप्यूटर बनाना ही नहीं आता, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम करना भी नहीं आता, वो सिर्फ बिजनेसमैन था। इसी तरह बिल गेट्स जो विंडोज का इतना बड़ा, माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा चैंपियन है, जिसने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फैलाकर मिलियंस कमाए, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसने लिखा ही नहीं है। पता है आपको? डॉस प्रोग्राम जो है वो बिल गेट्स ने नहीं लिखा था। डॉस प्रोग्राम बिल गेट्स के एक दोस्त ने लिखा था जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बिल गेट्स ने एक और प्रोग्राम लिखा जो वो गया आईबीएम, क्योंकि उसके माँ बाप बड़े अमीर वकील थे, वो आईबीएम के पास गया, उन्होंने कहा ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये खरीद लें। आईबीएम ने कहा पुत्र ये बेकार प्रोग्राम है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो प्रोग्राम चाहिए उसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आपके पास है? उसको ये पता था कि मेरे दोस्त ने बनाया हुआ है। वो अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा मैं तुम्हें $5 लाख देता हूं, तुम मुझे ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेच दो। उसने कहा ठीक है। उसने दस्तखत कर दिए, माँ पे उसके वकील थे, वो खुश हो गया, उसने कहा $5 लाख का मैंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेचा। उसने वही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आईबीएम को जाके बेचा और मिलियंस नहीं बिलियंस नहीं, सबसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो गया। वो दूसरा बंदा रोता ही रह गया कि वो मेरा काम जो है वो मुझे अगर पता होता उसकी इतनी वैल्यू है तो मैं तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंटिफिक जितनी अर्ली ब्रेक थ्रूज हैं, इवन आप आज की ब्रेक थ्रूज हैं, उनका डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, ना ही वो इस मकसद से की जाती है कि उनके लिए कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। स्ट्रिंग थियरी, थियोरेटिकल फिजिक्स, या मुझे ये बताएं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की डिस्कवरी नोबेल प्राइज जिसमें उनको मिला है, उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है हमारे लिए? जीरो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ डिस्कवरीज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू निकल आती है। मिसाल तौर पे गैलीलियो क्या चीज स्टडी कर रहा था? वो स्टडी कर रहा था लाइट की रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब मीडियम से गुजरती है तो किस तरह से रिफ्रैक्ट करती है। इस वजह से उसने लेंस बनाया। जब उसने लेंस बनाया तो उसने समुद्र की तरफ किया, तो उसने कहा देखो ये देखो, मैं तुम्हें बता सकता हूं कौन सी किश्ती आ रही है। फिर उसी चीज को जब उसने यूं ऊपर कर दिया तो उसने समझाना शुरू किया कि चांद जो है उसके ऊपर भी पहाड़ है, उसके ऊपर भी वैलीज है। और उसी के नतीजे में फिर उसने ये बताया कि इनफैक्ट दुनिया जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, नॉट द अदर वे अराउंड। कंट्रोवर्सी बन गई, फंस गया, ट्रायल हो गया उसका। जो ये वैक्सीन बनाई जिसने, पोलियो की वैक्सीन बनाई जिसने, उसने मुफ्त दे दी। वो सोशलिस्ट टाइप आदमी था, सोशलिस्ट था। उसने कहा कि मैंने इसका पेटेंट भी नहीं करना, ये दुनिया के लोगों के लिए फ्री है, ये लो इस्तेमाल करो, मैं तो सिर्फ एक डिस्कवरी कर रहा था। सो मैं ये कहूंगा कि साइंस एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और वो तब डेवलप होता है कि जब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी उस चीज को इनकरेज करे, लोगों से ये कहे कि आओ बैठो, तहकीक करो, पढ़ो, लिखो, सोचो, गौर करो, फिक्र करो, रिसर्च करो, डिस्कस करो। हमें नहीं परवाह इस चीज की कि इसमें से पैसे मिलते हैं या नहीं बनते। सोचो, रिसर्च करो, पैसों की फिक्र ना करो, हम तुम पैसे दे देंगे, तुम काम करो। उसमें से कभी कभार कुछ चीज ऐसी निकल आती है जिसकी बड़ी ह्यूज इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कभी कभार साल लोग काम करते रहते हैं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। कभी कभार कोई चीज बनती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू उस वक्त नहीं होती, 50 साल बाद एकदम से निकल आती है, ऐसे भी हो जाता है।
तो साइंस एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसको कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ थॉट। इंसान की सोच की इर्तिका है साइंस, और उसका मुआशी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जो मुआशी निज़ाम चला रहे होते हैं, जिनके पास ज़राए पैदावार होती है, वो ज़रूर चाहते हैं कि साइंटिस्ट, अपने वक्त के साइंसदान कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें से सानू फायदा हो। मगर साइंटिफिक नॉलेज एडवांसमेंट के लिए वो इदारे ज़रूरी हैं जो कि इससे कता नज़र कि कोई मुआशी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो साइंसदान को वो क्या कहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जिसके अंदर वो नॉलेज को एडवांस कर सके। नॉलेज की एडवांसमेंट से डायरेक्टली शायद फ़ायदा ना हो किसी सरमायादार को, मगर पूरी इंसानियत को फ़ायदा होगा। पूरी इंसानियत की जो विजन है, अंडरस्टैंडिंग है, होराइजन है, इंटेलेक्चुअल होराइजन है, वो इस तरह चौड़ा होता चला जाता है। अगर आप बचपन में या आप अपनी नौजवानी में ये चीज़ें पढ़ें, आपका तरीका सोचने का बिल्कुल जो है ना चेंज होना शुरू हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है, और फिर वही क्रिटिकल थिंकिंग आप दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस जो है ना वो लीनियर प्रोग्रेस नहीं करती, वो एक दूसरे पे कंधे पे चढ़ के प्रोग्रेस करती है। तो ये जब आप बिल्कुल ही बेसिक स्टेज पे हैं ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल है, सो बड़ा वक्त लगता है। मिसाल तौर पे फायर की डिस्कवरी, आग की डिस्कवरी, आज हमें मामूली सी बात लगती है, हम यूं ठक करके चिल्ली जाकर आग जला लेते हैं। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसने सोसाइटी को टोटली चेंज कर दी है। पीटर वॉटसन की बड़ी प्यारी किताब है फ्रॉम फायर टू फ्रॉइड आइडियाज। आग की डिस्कवरी उस जमाने के अंदर, उस पीरियड के अंदर रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, क्योंकि उसके नतीजे में पहली दफा यह मुमकिन बना कि हम मछलियों को खा सकते हैं। मछलियों को खाने के लिए आग बड़ी जरूरी थी, क्योंकि मछलियों को थोड़ा सा पकाना पड़ना था। गोश्त को खा सकते हैं, गोश्त को पकाने से गोश्त खाना आसान होता है, कच्चा गोश्त कभी खा के देखें, बड़ा औखा काम है, ठीक है ना। मैंने एक दफा ट्राई किया था, नहीं हुआ हमसे वो इतना सख्त होता है, खाया ही नहीं जाता, निकला ही नहीं जाता। जब आग की डिस्कवरी हुई तो गोश्त को पकाने की एबिलिटी आई, तो उसकी वजह से इंसान की डाइट के अंदर प्रोटीन में इतना इजाफा हुआ, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो बुनियाद थी, आज हमें को महसूस ही नहीं होती। एग्रीकल्चर की डिस्कवरी, यार कितनी ह्यूज डिस्कवरी, पूरे के पूरे शहर आबाद हो गए उसकी वजह से। शहर आबाद नहीं हो सकता एग्रीकल्चर के बगैर, क्योंकि शहर के अंदर एग्रीकल्चर थोड़ी होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर तो बाहर होता है। तो शहर के अंदर तो जंगलात नहीं है जहां से हम चीजें उठा सकते हैं। जब तक एग्रीकल्चर की डिस्कवरी नहीं हुई तो शहर नहीं बन सके। जब शहर नहीं बने तो वो सारी जिंदगी जो शहरी लाइफ के साथ वो नहीं हो सकती थी। कितनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। अच्छा, वो जो डिस्कवरी थी एग्रीकल्चर की, वो बड़ी स्लोली फैली, उसको कई हजार साल लगे कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके में फैले, और कई 100 साल लगे उसको ठीक करने में, क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे, कोई गलती कर जाते थे, पानी ज्यादा दे देते थे, कम दे देते थे, खुद ही कहत में मर जाते थे। फिर दूसरे लोग उनको कहते थे हम असी तनु पहले दसिया सी कि खाना बदोश ही रहो, क्यों तुसी यह काम किया। कई फेलियर हुए एग्रीकल्चर के, कई सिविलाइजेशंस डेवलप हुई और फिर बर्बाद हो गई एग्रीकल्चर की वजह से, मगर फिर फाइनली उन्होंने टेक ऑफ किया। तो नोमैडिज्म और एग्रीकल्चर के दरमियान जो ट्रांजिशन है वो कई सेंचुरीज के ऊपर मुहित है। कैसी दिलचस्प बात, उसकी फैलाव भी बहुत ही स्लो हुआ। अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज है। मेरी अपनी जिंदगी में चेंज हो गई है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो कोई इंटरनेट का तो कोई तस्वर ही, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सोच भी नहीं कोई सकता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी। अगर आपने इल्म हासिल करना था तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो अमेरिका जाना ही पड़ना था या इंग्लैंड जाना ही पड़ना था। MIT या हार्वर्ड से अगर कोर्स लेना है तो वहीं जाके मिलेगा ना। मेरे लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू थी कि मैं अमेरिका जाऊं और वहां जाके पढूं। आज वो सारे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कोर्सेरा पे अवेलेबल है, वो एडेक्स पे अवेलेबल है। वो सारा लिटरेचर जो जिसके लिए तरस जाते थे हमको ये किताब कहीं से मिल जाए, वो किताब मिलती नहीं थी। वो हमारा कॉमरेड बैठा पीछे जो उर्दू बाजार से किताबें तलाश करके रखता था, वो हम पागल हो जाते थे उस किताब के पीछे, कहीं से हमें फलानी किताब मिल जाए, जर्मन आइडियोलॉजी मिल जाए। यार वो मेरे फोन पे आ जाती है फ्री के लिए। कैसी जबरदस्त बात है कि नहीं कॉमरेड जी?
अमेजिंग बात नहीं है? वो जो वेबसाइट है जिसका नाम है लाइब्रेरी जेनेसिस, जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, और जी लाइब्रेरी, मेरी तो जिंदगी उसने ट्रांसफॉर्म कर दी है कॉमरेड आबिद। मैं आपको सच्ची बात हूँ, पिछले 5 सालों में मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, पिछले 3 सालों में मैंने इतनी किताबें पढ़ी जितनी मैंने शायद अपनी पूरी पीएचडी में पढ़ी थी जब मेरे पास लाइब्रेरी की एक्सेस थी पूरी। सो द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो बिकम्स ईजियर कम्युनिकेशन के साथ, इदारों के कयाम के साथ। इसलिए यह महसूस होता है जैसे सारी डिस्कवरीज तो अब हुई हैं, मगर वो बिल्ड हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसके जरिए नॉलेज जो है वो फैल सकती है, वो बिल्ड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए ये महसूस होता है। मगर इसको इस सेंस में नहीं देखना चाहिए कि आज की डिस्कवरी, हो सकता है चैट जीपीटी आप बहुत अहम समझते हैं, मगर चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है फायर की डिस्कवरी के मुकाबले में, जिस तरह उसने फंडामेंटली सोसाइटी को चेंज किया। एब्सोल्युटली एवोल्यूशन हुआ है, और डायलेक्टिकल एवोल्यूशन हुआ है। यानी कि इससे मेरी मुराद ये कि लीनियर एवोल्यूशन नहीं हुआ, डायलेक्टिकल एवोल्यूशन ये हुआ है कि उसने जंप मारे हैं। कई पूरे के पूरे हजारों साल आपको पता है गुजर चुके हैं इंसानी सोसाइटी में जब इंसान ने कोई जंप ही नहीं मारा। मिसाल के तौर पे बिजेंटीन एम्पायर के बारे में, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, उसके बारे में ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके बारे में हिस्टोरियन सारे ये लिखते हैं कि वो 1000 साल वो सल्तनत चली और उसमें एक कदम उसने आगे नहीं बढ़ाया। जिस तरह वो 1000 साल पहले थी उसी तरह वो 1000 साल बाद थी, कोई फर्क ही नहीं आया। कैसी अजीबो गरीब किस्म की बात है। तो और फिर दूसरी तरफ ऐसी सिविलाइजेशंस भी है, जिस तरह इस वक्त चाइना है। चाइना टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक जनरेशन पहले जो चाइना, या 2 जनरेशन पहले अगर चाइनीज कोई टाइम ट्रेवल करके अब इस वक्त चाइना में आ जाए तो वो कहेगा कि ये तो मैं पहचान ही नहीं रहा कि ये मेरा मुल्क है, इतना चेंज हो गया। 100 ईयर्स के आप देख लें कि 100 ईयर्स पहले चाइना क्या था। आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि चाइना इतना बैकवर्ड और इतना गरीब और इतना कदीम था कि जिसकी हद साहब कोई नहीं। टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया 100 ईयर्स के अंदर। हजारों सालों से वो चल रही थी उनकी डायनेस्टी, चेंज ही नहीं होता था। हेवनली किंगडम जिसको वो कहते थे, चेंज ही नहीं होता था। तो एकदम से 100 सालों के अंदर रेवोल्यूशंस आए। 1911 के बाद ठक 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 इनकलाब आके टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। कई दफा सोसाइटी हजारों सालों तक चलती है। अच्छा, एक और बात आबिद, कि कई दफा सोसाइटी पीछे की तरफ भी चल पड़ती है। हर सोसाइटी आगे नहीं जाती, सोसाइटी पीछे भी चली जाती है। शायद हम आप कहें कि पाकिस्तान शायद है ना जी। तो सोसाइटीज अपने आप को तबाह भी कर देती हैं। पाकिस्तान में ऐसे ही फील हो रहा होगा आपको।